बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 2014 का धरना इमरान खान साहब की सियासी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। ये वही धरना था जब इमरान खान साहब फौजी एम्पायर की उंगली का इंतज़ार किया करते थे। ये वही धरना था जब उस वक्त के आर्मी चीफ यानी जनरल राहील शरीफ साहब के बुलाने पर खुशी खुशी भागे चले जाते थे उनसे मिलने के लिए। अब 2023 है, लेकिन इमरान खान साहब 2023 में भी 2014 वाले मज़े ढूंढ रहे हैं। वो आज भी ये चाहते हैं कि फ़ौज यानी आर्मी चीफ उनसे राब्ता करे। वो आज भी ये चाहते हैं कि आज जो वक्त के आर्मी चीफ है वो उनको एपीसी के लिए दावत दें। वो आज भी इस इंतज़ार में हैं कि जो आर्मी चीफ है उनको किसी ना किसी तरह एक कॉल कर ले। इमरान खान साहब जो हैं वो ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक बाजवा साहब उनके साथ थे यानी इमरान खान साहब के साथ थे तो वो बाइज्जत थे, उनकी मकबूलियत भी थी। और जब से जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान साहब का साथ छोड़ा है तब से तो वो सड़कों पर निकलने के काबिल नहीं रहे हैं। आखिर इमरान खान साहब ये नैरेटिव क्यों दे रहे हैं, यही जानने के लिए हमने आज की नशिस्त मुरतब की है। मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर रही हैं वेरी ऑनरेबल आलिया हमजा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे PMLN से ज्वाइन कर रहे हैं वेरी ऑनरेबल निहाल हाशमी साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। सबसे पहले मैं आलिया हमजा साहिबा आपसे शो का आगाज़ करना चाहूँगी। इमरान खान साहब ने कल जो रिसेंटली गुफ्तगू की उसके अंदर वो ये बता रहे थे कि बेनज़ीर के तर्ज के ऊपर उनके कत्ल की प्लानिंग की गई है। इससे पहले वो ऑलरेडी बता चुके हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने कलअदम तंजीम के लोगों को सुपारी दी कि उनको मार दिया जाए। मैं आपसे सिर्फ ये सवाल करना चाहती हूँ कि इस केस के हवाले से शेख रशीद साहब को भी अरेस्ट किया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका सियासी नैरेटिव है या वाकई में इसमें कोई हकीकत भी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू बीनिश। सबसे पहले मुझे बताएं कि सियासी नैरेटिव कैसे हो सकता है इस तरह से कि एक बंदे को ऑलरेडी 4 गोलियां लगी हुई हैं और वो बंदा पहले ही एक मतलब अपनी टांग के इलाज करा रहा है और उससे प्रॉपरली चला नहीं जा रहा है, तो इसमें सियासी नैरेटिव कहां से हो सकता है? इस मुल्क के अंदर 4 लीडर्स की शहादत हो चुकी है। बिल्कुल इसी तरह से करते 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 एक और लीडर है जिसको इस कदर संगीन धमकियां मिल रही हैं, लेकिन हमसे यह बार बार आकर सवाल किया जाता है। कभी आकर कहा जाता है वो हमला फेक था, कभी आकर गोलियां गिनी जाती है, कभी आकर कहा जाता है और उसी का मजाक उड़ाया जाता है। अब जब आकर आप ये देखें कि वो प्रॉपरली उन्होंने जगह, बंदे, नाम तक कल बता दिए, तो उसके बाद कौन सी ऐसी चीज रह गई? क्या बेनजीर साहिबा की असैसिनेशन अटेम्प्ट ऐसे नहीं हुई थी? क्या उससे पहले जो कुछ इस मुल्क के अंदर हो चुका है वो किसी को याद नहीं है? और दूसरी बात, आसिफ अली जरदारी, मुझे सिर्फ इतना बता दें, छोड़ दे इमरान खान को, छोड़ दे PTI को, क्या ये आपको पता नहीं है कि आसिफ जंजुआ साहब ने हाशवानी ग्रुप को सिंध से पंजाब भिजवा दिया था और वहां पर कहा था PMLN को कि आप इनकी हिफाजत करें? मियां मंशा को आसिफ अली जरदारी के शर से ये मुल्क छोड़कर जाना पड़ा था क्योंकि वो उनकी MCB के ऊपर नजरें जमाए हुए बैठे थे। क्या ये याद नहीं है कि फातिमा भुट्टो ने इनके ऊपर, आसिफ अली जरदारी के ऊपर किस तरह के इल्जामात लगाए थे? उन सबके ऊपर जाए ना, हद तक की इज्जत का दावा करें, उन सबके ऊपर जाए जो आसिफ अली जरदारी के बारे में ये बातें करते रहे। मुझे सिर्फ इतना बता दे, यहां पर बात इस वक्त ये होनी चाहिए थी कि असैसिनेशन अटेम्प्ट हो चुकी है एंड इट वाज अ फेल असैसिनेशन अटेम्प्ट। उसके बाद यहां पर एक नया शुरू हो गया कि जी प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो गया कि जी GIT के मेंबरान ने इतने हमला आवर कहे, इतने हमला आवर ने कहे, इमरान खान ने इतने हमला आवर कहे। आखिर में GIT की रिपोर्ट आती है, वो वही बात करती है जो चेयरमैन इमरान खान साहब कर रहे होते हैं। वो वही कहती है कि 3 तरह के हमला आवर थे और वो प्रूफ हो जाते हैं। और उसके बाद आप सिर्फ इतनी बात देखें कि जो नॉमिनीज हैं उस सारे केस के अंदर क्यों उसकी FIR खान साहब की मदद ये बड़े सीरियस एलिगेशंस हैं की बात। अब मुझे ये बता दें, वो GIT इमरान खान साहब ने कहा है कि उनके पास सबूत मौजूद हैं। एक सेकंड, तो आप लोग अदालत का दरवाजा खटखटाइए, प्रूफ इंटीरियर मिनिस्टर के पास जाइए, उनको बताइए कि भाई ये हमारे पास सबूत हैं, वी नीड सिक्योरिटी। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मुझ समेत तमाम एंकर्स आपके साथ खड़े होंगे क्योंकि बहुत बहुत सीरियस इशू है। इसीलिए मैंने आपको कंफर्म किया कि 35 पंचर की तरह कोई सियासी नैरेटिव तो नहीं है, लेकिन अगर ये हकीकत पर मबनी है, आपके पास सबूत भी हैं, इमरान खान साहब बता रहे हैं कि किस तरह से फाटा से जो 2 अफराद हैं उनको पैसे दिए गए हैं, तो वाई डोंट यू नॉक द राइट फोरम? अच्छा, अब विनिश मैं जरा थोड़ी सी बातें बता दूं। हमारा राइट फोरम क्या था? मैं आज राइट फोरम पर भी बात करती हूँ। हमारा ये था कि हम अपनी ही मदय्यत के अंदर यहाँ पर हम कुछ
3 नॉमिनेस थे, मुल्क का वजीर आजम, मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर और जनरल फैसल नसीर। हम इनके ऊपर FIR करवाना चाहते थे और ये एक बेसिक राइट ऑफ द सिटीजन है। कोई बोला, किसी ने कहा कि इमरान खान साहब के साथ ज्यादती हुई है? उसके बाद जब हमने GIT बनाई, GIT इस निगरान हुकूमत के आने के बाद डिसफंक्शनल कैसे हो गई? GIT का सारा रिकॉर्ड सीज क्यों कर दिया गया? GIT के वो लोग जिन्होंने उसका चलान जमा कराया, उस बंदे की ट्रांसफर और पोस्टिंग क्यों कर दी गई? यही तो वो सवाल है जो हम बार बार पूछना चाहते हैं कि तब किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई? तब किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई जब वकार सत्ती ने एक ऐसी वीडियो शेयर की कि जिससे खान साहब के ऊपर ऐसे ही किसी हमले की यहां पर नवीद सुनाई जा, ऐसे ही किसी हमले की सस्पेक्शन हो रही थी कि कोई भी इस तरह से उठकर खान साहब को सलमान तासीर की तरह उनके असैसिनेशन की कोशिश कर सकता है। और उसके बाद वही चीज बार बार पाकिस्तान टेलीविजन से 2 दिन मुसलसल चलाई गई। किसके कहने के ऊपर, ये भी आपको बता दें। उसके बाद उसी के ऊपर मरियम नवाज आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ आकर टीवी के ऊपर बीपर्स देते हैं। आप मुझे ये बता दें, जब आप किसी के अगेंस्ट ये पूरा प्रोपेगेंडा करें और किसी के अगेंस्ट ये पूरा प्लॉट इकट्ठा करें, इसमें से कौन सी ऐसी बात है जो गलत है, कौन सी टाइमलाइन है जो गलत है? और उसके बाद जब उस मजहबी जुनूनी सो कॉल्ड जिसको कहा गया उसने ये काम किया, निहाल हाशमी साहब इतने सीरियस एलिगेशंस, एक सेकंड, एक क्लास बात करके आप निहाल साहब के पास चली जाएगा। मैं आपका उसकी जो बातें थी, नहीं, क्या उसने जो वीडियो बयान के अंदर बातें की थी, क्या वो बातें इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर खान साहब के बारे में नहीं की गई थी? एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड आप मैच कर लें। और उसके बाद जब राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो प्रॉपर आपके टीवी के मीडिया चैनल ने बताया था कि हमलावर क्या बात करे और राना सनाउल्लाह क्या बात करे। तो ये सारी चीजें कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकते बीनेश। ठीक है, मैं जवाब ले देती हूँ, मेरे साथ बने रहिए। आपसे मैंने और भी बहुत से सवाल करने हैं क्योंकि इमरान खान साहब ना इंकशाफात का सिलसिला जो है वो लगातार जारी रखे हुए हैं। निहाल हाशमी साहब, अस्सलाम वालेकुम। निहाल भाई, इतने सीरियस एलिगेशंस और इमरान खान साहब के पास सबूत भी मौजूद है, आप हुकूमत में हैं, ये पूरा मामला आपके गले पड़ जाना है। आपके साथ पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में है। आप अपना हुकूमत का फर्ज अदा करते हुए, आप हों, सिक्योरिटी इदारे हों, मिलकर बैठ करके इमरान खान को सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। सियासी इख्तलाफ एक तरफ, लेकिन निहाल हाशमी साहब, यू लाइक इट, यू डोंट लाइक इट, लेकिन वो मुल्क के साबिक वजीर आजम रह चुके हैं। ख्याल करें, पाकिस्तान की जो तारीख है वो बहुत तल्ख है। बेनज़ीर जैसी लीडर पाकिस्तान खो चुका है। अगर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं, उनके एलिगेशंस को सीरियसली एड्रेस करें। खान साहब हर रोज एक नया कॉमेडी पॉइंट देके चले जाते हैं और उस पर टॉक शो होता शुरू हो जाता है। वो तो इज्जो मंतोशा, वो तो जिल्लो मंतोशा कभी कर देते हैं, कभी कहते हैं कि मैं डरता नहीं हूँ, कभी कहते हैं अल्लाह को जान देते हैं, कभी कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद, अल्लाह पे भरोसा रखें। आपके दुश्मन जो है ना, अगर आप सही रास्ते पे हैं तो है ना, कुलौज़ बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अल्लाह ताला ने तो बड़ा वाज़ेह कह दिया है कि आपसे हासद करने वाले, आपको खौफ दिलाने वाले, आपके खिलाफ जाने वाले सब, आप अल्लाह पे भरोसा रखें। एक नंबर 2, उसके बावजूद अगर आप कोई कंसर्न है तो आप अदालतों में चले जाएं। अदालत जो है वो आज़ाद है, खुद मुख्तार है। जो अदालतें आपके 43 लोगों की जो रिजिग्नेशन है उसको रद्द कर देती है, तो अदालत में जाए, एक रेफरेंस फाइल करें। उससे भी अगर समझ में नहीं आता तो प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर दें। आप जाकर किसी को भेजें, भेज करके FIR लॉन्च करवा दें कि जी ये FIR में लॉन्च करना चाहता हूँ प्रिएम्प्टिव के तौर पे, मेरे जान को खतरा है। 506B में आप कटवा लें, करवा दें। जो उन पे अटैक हुआ है, जो कातिलाना हमला हुआ है, अपैरेंटली उसकी तो FIR बेचारे दर जा रहे हैं, दर्ज नहीं हो रही। अपनी हुकूमत में भी उनकी FIR दर्ज नहीं हो रही थी, आपने फिर उनको FIR के पीछे लगा दिया। यानी आपने हुकूमत में रह के आपने कुछ ऐसा काम नहीं करना। मुझे जवाब मिल गया। मैं आपको बताऊं, पूरे दुनिया के ऑर्थोपेडिक, पूरे दुनिया के ऑर्थोपेडिक इस सोच विचार में पड़ गए। ये कौन सी इंजरी थी जिसमें 4 महीना से टांगों पर से ना प्लास्टर हट रहा है ना कुछ और चीज हो रहा है? ये कौन सी इंजरी थी जहाँ पे जो हड्डी है वो उस तरह से नहीं हुआ? तो पूरी दुनिया अब रिसर्च के लिए केस के तौर पे, टेस्ट केस के तौर पे खान साहब की इंजरी को भी लिया जा रहा है। ओके, वापस आ रही हूं आपके पास। पता चले कि ये कौन आलिया हमजा साहिबा, बात निहाल हाशमी साहब की बुलेट बना दिया जाए, बहुत वैलिड है। पूरी दुनिया में देखें, टर्की में हालात देखें, सीरिया में हालात देखें, सबके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं हैं, फॉर पीस एंड वेलनेस, बहुत ज़्यादा दुआएं हैं। लेकिन हम कैसे उन चीज़ों पर, उन मुद्दों पर बात करें जब इमरान खान साहब हमें बैठ करके ये बता रहे हैं कि जो जनरल बाजवा हैं
वो जब तक इमरान खान साहब के साथ थे तब तक वो इज्जतदार थे, उनकी इज्जत भी थी, उनकी पॉपुलैरिटी भी थी। जैसे ही जनरल बाजवा ने इमरान खान साहब का साथ छोड़ा, वो तो इस काबिल भी नहीं रहे कि सड़क पर निकल आए। आप ये क्यों नैरेटिव बना रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले तो बिनेश मुझे 2-3 चीज़ों की इजाज़त दे दीजिएगा, फिर मैं जनरल बाजवा साहब उनकी इज्जत और पॉपुलैरिटी पर भी आ जाती हूँ, और फिर मैं बता भी देती हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट को आगे के लिए क्या सोचना चाहिए। एक मुखलसाना मशवरा ही दे सकती हूँ। मुशर्रफ साहब और बाजवा साहब के बाद ये सारा कुछ आपका मशवरा चाहिए नहीं है, हमारा हाँ, पार्टी को चाहिए होगा, पीटीआई को जरूर दें। जी बताइए, जी बताइए। नहीं चाहिए या नहीं, हम मुखलसाना देखिए, चले हम मुखलिस है ना, हम मुल्क कौम के साथ मुखलिस है, इसलिए मुखलिसाना मशवरा हम जरूर दे सकते हैं। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, इनसे ये पूछें, आपने जनरल बाजवा की इज्जत और बेइज्जती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नत्थी कर दी। एक सेकंड जी आप ही के साथ है। देखिए, मेरी तो बात सुन ले, मुझे बात तो करने दें। अभी तो मैंने कोई बात की ही नहीं है, तो आपने समझ क्या लिया कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहती हूँ कि पहले इनसे ये जरूर पूछिएगा, जिनको इतनी फिक्र खाए जा रही थी, उन्हें टर्की ने आने से क्यों रोक दिया? टर्की ने इनको क्यों कह दिया कि जी बराए मेहरबानी आप टर्की ना आए, ये लाहौर नहीं है जहां आपको लंबे बूट पहन के, तिरछी टोपी पहन के फोटो सेशन की हमें इजाजत दे दें, हमें यहाँ बड़े करने को काम है। बराए मेहरबानी आप जहाँ है वहीं पर रहे। क्या इज्जत अफजाई करवाइए? ये होता है ये जोकरों की हुकूमत। जब आप यहाँ पर मुसल्लत कर दे, वो आप मुझे बिनेश प्लीज 2 मिनट अनइंटरप्ट दे दीजिएगा। 3 मिनट। कुछ दिन पहले यूएई के सदर साहब का दौरा मुलतवी होता है, आज इनको टर्की मना कर देता है, आज टर्की इनको आने से मना कर देता है, और सिर्फ ये होता है। दूसरा, इन्होंने कहा जी सीरियसपन की आज ज्वाइंट सेशन बुलाया गया है। इस वक्त मुल्क दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा है, और यहाँ पर हमारे 100 से 105 जो पेशावर में लोग हैं वो शहीद हो चुके हैं, नमाजी। लेकिन यहाँ पर आपने सूरत हाल सुनी है कि एजेंडा पर, ज्वाइंट सेशन के एजेंडा पर दहशत गर्दी के बारे में बात करना है ही नहीं। क्लाइमेट चेंज पर आप बात कर लें, फॉरेन पॉलिसी पर आप बात कर लें, लेकिन आपने बात दहशत गर्दी के ऊपर नहीं करनी। फिर इन्होंने ये जो बात की, मुझे सिर्फ इतना बता दें इनके सीरियसपन का। आर्टिकल 92 पता है क्या कहते हैं? आर्टिकल 92 ये कहता है कि जो आपका अपर हाउस और लोअर हाउस की टोटल अमाउंट होती है ना, यानी जितने मेंबरान होते हैं उसके 11% से आपने काबीना रखनी होती है। आज माशाल्लाह से इनकी काबीना पूरा, मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड उसने कायम कर लिया। और मैंने ये क्यों कहा है कि उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर लिया, क्योंकि वाकई उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर लिया। यानी जर्मनी में 17 है कैबिनेट के मेंबर्स, फ्रांस में 19 है, यूएस में 24 है, चाइना में 26 है, यूके में 28 है, रशिया में 32 है, बांग्लादेश ले लें वहां पर 54 है। और माशाल्लाह हमारी जोकरों की हुकूमत ने 85 का नंबर क्रॉस कर लिया, जिसमें से आधे मिनिस्टर वो है कि जिनके पास कोई मिनिस्ट्री ही नहीं है। अब तो हमें ये लगता है कि ये यूं करे, नहीं जी 2 और ऐड हो गए हैं आपके प्रोग्राम करने तक, इन्होंने 2 और का इजाफा कर दिया। ये भी मैं आपको बता दूं। अब पता है ये क्या करेंगे, ये आज मेरे से आप सुन लें, ये यहाँ पर करेंगे। मैं आपको बताती हूँ ना, ये यहाँ पर अब अगर मिनिस्ट्रियां तो इनके पास है नहीं, मिनिस्ट्रियों के नाम ये देंगे तौहीने इमरान खान को आकर किसने ज्यादा बदतमीजी की है, इमरान खान के केसेस के ऊपर किसने ज्यादा बात की है, पीटीआई के लोगों को किसने ज्यादा, ये इनके लिए इन्होंने ये इनकी सीरियसपन है जो मुझे आकर कह रहे हैं सीरियसपन का। अब आ जाए आप जनरल बाजवा के ऊपर, पीटीआई को छोड़ दें। मुझे तो सिर्फ इतना बता दें, उस दिन राना सनाउल्लाह टीवी प्रोग्राम में बैठ के जनरल बाजवा को क्या कह रहे थे? उस दिन मरियम बीबी क्या कह रही थी? वो तो कह रही थी वो जो कल तक उनके लिए वी स्टैंड विद जनरल बाजवा के ट्रेंड्स चलवाती थी, अभी जनरल बाजवा ने दिया, इमरान खान साहब को साथ दिया ना जनरल बाजवा ने। कहा था क्यों छोड़ दो? एक सेकंड, साथ ही नहीं दिया जनरल बाजवा ने। ना एक सेकंड, किसका काम नहीं किया? डिग्गी नहीं, किसने नहीं दिया? डिग्गी में बैठ के कौन जाता था? ना करे, नवाज शरीफ को तो जेल जनरल बाजवा ने भेजा ना इमरान खान साहब की फरमाइश पे। नारा लगाती थी कि जावेद चौधरी साहब अपने कॉलम में लिख रहे हैं, ओ प्लीज देखे मेरी एक बात सुने, किसी की फरमाइश पे नहीं, वो भी राज जावेद चौधरी साहब को ले ले, मैं तो इनके अपने लोगों की बातों को लूंगी। और मैं सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट को ये मुखलिसाना मशवरा दूंगी कि जनरल बाजवा की नेकियां जो पीएमएल इनके साथ की थी ना, उनका सिला भी आप देख लें। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा 28 नवंबर के बाद हमारी हुकूमत आई थी। अच्छा आलिया, अगर अपने लोगों की बात लेनी है, इमरान खान साहब ये कहते हैं कि नैब जो है वो मेरे कंट्रोल में नहीं था, जो नैब है वो एस्टैब्लिशमेंट के कंट्रोल में था।
तो नैब के जितने भी केसेस बने ये इमरान खान साहब कह रहे हैं, तो वो सारे केसेस उन्होंने तो बनाए नहीं, नैब उनके कंट्रोल में नहीं था। जी 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 मुकम्मल करें। मेरी तो बात सुन ले, मैं आप ही के साथ हूँ आलिया। ना एक सेकंड, अब एक सेकंड, 95% नहीं आप बिल्कुल 95% केसेस जो है, 95% केसेस तो हमसे पहले वाली हुकूमत इन पर बना कर गई थी, और जनरल बाजवा साहब ने इन पे रहम करके इनको NRO 2 दिलवा के मरियम नवाज को क्लीन चिट दिलवाई, शहबाज शरीफ को फर्दे जुर्माए होना था, उस दिन माशाल्लाह उनको वजीर आजम का ओहद दिलवाया, जिस दिन हमजा शहबाज के ऊपर फर्दे जुर्माए होना था उनको शेरवानी पहनाई वजीर आला की। कौन कौन से सनात आप भूलेंगे? वो पार्टी जिन्हें ये कहा गया था कि उन्होंने तो जेलों में होना था, ये मेरे अल्फाज तो नहीं है, ये तो इनके ये जो बैठे हुए हैं यहाँ पर गुजरावाला के माशाल्लाह मिनिस्टर साहब, उन्होंने खुरम दस्तगीर साहब ने बताया था कि हमें तो ये कहा गया था 15 साल के लिए इमरान खान आ जाएगा, आप लोग तो जेल में चले जाएंगे। और दूसरी बात ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए मैंने क्यों कहा था, मेरा मुखलिसाना मशवरा है, इसलिए कि जनरल बाजवा का हाल भी देख लें। हम तो छोड़ देना, हम तो जो कहते हैं हम 5th जनरेशन वॉर भी लड़ते थे, और हम यही चीज ये जो आप कह रही है ना जनरल बाजवा का हाल देख ले, यही चीज यही नैरेटिव आप क्यों दे रहे हैं? इसी नैरेटिव की बात कर रही हूँ मैं। ये अभी आपने भी बोला कि जनरल बाजवा का हाल देख ले, क्या हाल देखे? वो कल परवेज मुशर्रफ साहब के जनाजे पर भी मौजूद थे, पाकिस्तान में मौजूद हैं, अपना काम कर रहे हैं। भाई रिटायरमेंट के बाद जो लाइफ होती है उसी को गुजार रहे हैं, और क्या हाल होना है? नहीं एक सेकेंड, मैंने जो बात की आपने शायद मेरी बात फिर सुनी ही नहीं है। मैंने जो बात की है आपने मेरी बात सुनी नहीं है। मैंने बात ये की है कि ये जिनको लाने वाले, जिनको मुसल्लत करने वाले, जिनको NRO 2 देने वाले, जिनको उन सारे करप्शन केसेस से गंगा निलवाने वाले, आज वही जनरल बाजवा के ऊपर वही PMLN आकर बातें करिए, और वही PMLN जिसने परवेज मुशर्रफ के लिए उस दिन पार्लियामेंट के अंदर फातिहा नहीं होने दी है, जो इनको पहली दफा में NRO 2 देकर दोबारा इस मुल्क में लाने वाले थे। मैं तो ये बात कर रही हूं, मैं तो और कोई बात ही नहीं की है, और मैं तो इन्हीं के स्टेटमेंट्स को कोट कर रही हूं। मैं तो यही बताना चाहती हूं कि इस्टेब्लिशमेंट पे वार कौन कर रहा है? वो जो हुकूमत में बैठे हैं, वो जो ये कह रहे हैं कि जो पेशावर के हमला करने वाले थे वो लेकर आए थे, जो इमरान खान की आंखें, नाक और कान थे। तो इस्टेब्लिशमेंट जवाब दे ना उनको, इस्टेब्लिशमेंट उनका भी वही हाल करे जो आजम सवाती के साथ किया है, जो शहबाज गिल के साथ किया है, जो फवाद चौधरी के साथ किया है। उसी तरह गद्दारी तो इन लोगों के ऊपर बनती है, और गद्दारी उन लोगों के ऊपर बनती है जो कह रहे हैं 28 नवंबर से पहले तो हमारी हुकूमत ही नहीं थी, और उससे पहले हमें कस्में मान लिया है कि थे जो फवाद चौधरी साहब के साथ भी हुआ है वो इस हुकूमत ने नहीं किया, वो इस्टेब्लिशमेंट ने किया है। चले मुझे ब्रेक लेने दें, वापस आके इसको रिज्यूम करते हैं। आपने मान लिया ना कि वो इस्टेब्लिशमेंट ने किया। एक ब्रेक, विल बी बैक शॉर्टली। देखते रहिए सीधी बात बीनर सलीम के साथ। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और इस वक्त सीधी बात जोन में मुझे ज्वाइन किया हुआ है वेरी ऑनरेबल आलिया हमजा साहिबा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वेरी ऑनरेबल निहाल हाशमी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं PMLN से। निहाल हाशमी साहब, यहाँ से जवाब देने का सिलसिला शुरू करें, क्योंकि बहुत लंबी बातें, बहुत ज़्यादा बातें, एक पूरी चार्जशीट लगा दी है आलिया हमजा साहिबा ने आपके ऊपर। लेकिन एक सवाल तो मेरा भी है, और वो ये है कि आपको मैं मुबारकबाद दूं कि भाई PMLN अपने लोगों से इस हद तक ब्लैकमेल हुई है, क्योंकि हर कोई नाराज हो रहा है, हर कोई पार्टी से छोड़ के जा रहा है, और उनको मनाने के चक्कर में आपको उनको वजारतें देनी पड़ रही हैं, आपको उनको ओहदे देने पड़ रहे हैं, मावन खुसूसी बनाना पड़ रहा है, स्पेशल असिस्टेंट बनाना पड़ रहा है, और अब मुबारक हो भाई काबीना की तादाद 83 हो गई है ऑफिशियली, और आलिया हमजा ने तो 85 तक पहुंचा दी है। तो सर ऐसे ब्लैकमेल होकर आपने हुकूमत करते रहनी है? आलिया हमजा साहबा की गुफ्तगू को सुन रहा था, और मैं देख रहा था कि अगर जेल भरो तहरीक की लेडीज की क़यादत इनको मिल जाएगी तो फिर कौन आएगा इनके तरफ से बात करने के लिए और हमें बताने के लिए कि PTI क्या कर रही है, कि PTI क्या नहीं कर रही है। फिर उन्होंने आखिर में सवाती साहब का, फवाद साहब का जिक्र कर दिया, और शहबाज गिल साहब का। ये सारे नेल्सन मंडेला है। अभी तो इनकी पार्टी शुरू हुई है, तो नेल्सन मंडेला इतना तो नहीं डरते हैं कि इसे जेल जाने से। अच्छा, आपको एक और बात बता दूं, मैं वकील हूं तो मैं एक चीज का पता है, और एक छोटा सा सियासी कारकुन हूं, कि जब जेल भरो तहरीक होती है तो जो मुकदमात किसी के ऊपर होता है और वो उसमें जमानत पे होते हैं, तो वो जाकर के अदालत को दरख्वास्त देते हैं कि मेरे जो दरख्वास्त है दी थी मैंने जमानत की, उसको खारिज की जाए और मेरा बेल बॉन्ड भी रिटर्न किया जाए, क्योंकि मैं अब अपनी
آزادی نہیں رکھنا چاہتا ہوں, میں جیل میں جا رہا ہوں, تو اپنی ضمانتیں منسوخ کرانی پڑتی ہے, پھر جو جیل میں پروسیڈنگ ہے اس کو بتانا پڑتا ہے, تو ایک خاصا پروسیس ہوتا ہے. یہاں تو یہ لوگ مسلسل بیل اپلیکیشن لگا رہے ہیں, یہ تو ظلم کی داستان بتا رہے ہیں, یہ تو رونا گانا شروع ہو گئے. 3 4 5 دن میں ان کو بچے اور نہیں معلوم کیا کچھ یاد آ جاتا ہے, کہتے ہیں کہ ہمیں مار دیا, یہ ہو گیا. تو بھائی یہ اگر آپ جیل گئے ہیں, آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ رانا ثناء اللہ بھی جیل گئے تھے, مریم بھی جیل گئی تھی, حمزہ بھی جیل گئے تھے, خواجہ سعد بھی گئے تھے, احسن اقبال بھی گئے تھے, شاہد افخار بھی گئے تھے, شاہد خاقان بھی گئے تھے, سب سے بڑھ کے وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب گئے تھے, شہباز شریف صاحب گئے تھے. اور میں اپنی بہن کو یہ بھی بتاتا چلوں, جو بار بار کرپشن میں انجوائے بھی کرتا ہوں, مگر میں جب باتم کرنے کو دل کرتا ہے کہ ان کو عقل میں نہیں ہے کہ جناب جو آپ نے برطانیہ میں کیس کیا تھا اس کو برطانیہ عدالت نے باعزت بری کر دیا ہے, اور برطانیہ کی جو ادارے ہیں نیشنل کرائم ایجنسی اس نے بری کر دیا. اور ایک تھا براڈ شیٹ کا ادارہ جو نیب نے لایا تھا, اس براڈ شیٹ کے ادارے نے بھی کہہ دیا کہ سوری ہم معافی مانگنا چاہتے ہیں, ہم نے بڑی زیادتی کی ہے. اور پھر ساتھ ساتھ وہاں کے بہت دا میرر اخبار ہے اور پھر BBC, ان ساروں کو معذرت کرنی پڑی ہے. اور پھر ڈیفیمیشن کیس بنا ہے پاکستان کے بہت سارے اداروں پہ, اور وہ ہار گئے وہ بیچارے ادارے, وہ ڈیفیمیشن کیس ان کے چکر میں آ کے انہوں نے شہزاد اکبر کے لائن لے کر کے انہوں نے کہا یہ چور ہے. بھائی اگر چور تھے تو آپ ثابت کر دیتے, اور آپ تو کہتے تھے, آپ کے لیڈر کہتے ہیں مجھ سے زیادہ کوئی جانتا نہیں یورپ کو اور انگلینڈ کو, تو اگر جانتے ہیں تو خان صاحب کو یہ بتا دیں جا کر کے کہ اسی یورپ کے عدالتوں نے محمد نواز شریف صاحب کی فیملی کو, شہباز صاحب کو, حمزہ کو, سلمان کو, سب کو بری کر دیا. اور انہوں نے کہا کوئی بلیک منی کا کام نہیں ہوا, کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی. تو پھر کہ آپ کب کابینہ میں شامل ہو رہے ہیں, آپ کب معاون خصوصی بن رہے ہیں, آپ کب اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر بن رہے ہیں, یا پھر آپ بلیک میلنگ نہیں ٹھیک طرح سے کر رہے, آپ ناراض نہیں ہو رہے پارٹی کے ساتھ, پارٹی کیسے چلنی ہے؟ مطلب مجھے تو اس بات پہ اتنی حیرانگی ہو رہی ہے. سر ایک منٹ مجھے مکمل کرنے دیں, کیونکہ لوگوں کو یہ بتانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. جہاں پہ ہم پاکستان تحریک انصاف سے سوال کرتے ہیں وہاں شہباز سرکار سے یہ سوال بھی اٹھے گا, اور آج ہی کی تاریخ میں اٹھے گا, کہ بھائی شہباز شریف صاحب نے ایک کفایت شعاری کی کمیٹی بنائی تھی جس کے اندر وہ لوگوں سے مشورہ لیتے تھے کہ بھائی بتائیں کیسے ہم کفایت شعاری کر سکتے ہیں. ان کو مشورہ دیا گیا کہ آپ اپنی کابینہ کو 30 کے فگر 30 کے نمبر پر لے آئے, 30 رکنی کابینہ بنا دے. مجھے لگتا ہے انہوں نے وہ جو ان کو ریکویسٹ اور یہ جو ساری سجیشنز ملی تھی انہوں نے ڈسٹ بن میں ڈال دی اور کابینہ پہنچا دی 80+. یہ ایک نئی تاریخ ہے, دا ہائیسٹ ابھی تک پاکستان کی تاریخ میں. سر انڈیا میں 77 کی کابینہ ہے, مودی سرکار کی 77 کی کابینہ ہے, 1 ارب سے زائد آبادی ہے لیکن 77 کی کابینہ. اور نہال بھائی آپ تو معاون خصوصی بنے بھی نہیں, تو پھر کیا فائدہ بات کرنے کا؟ جی بتائیے, اب بولیے. دیکھیے 1 فروری تک تو میں نااہل تھا 5 سال کے لیے, اب میری نااہلی ختم ہو گئی. مگر میری قسمت کا جو فیصلہ اللہ رب العزت کے بعد, جو بھی اگر میاں صاحب کہیں گے کہ آپ کارکن رہے تو کارکن رہیں گے, وہ جس چیز پہ مجھے, جہاں میرا لیڈر مجھے مناسب سمجھے گا میں وہاں جاؤں گا. اور اقتدار کے لیے ہم سیاست نہیں کرتے, ہم سیاست کرتے ہیں خدمت کے لیے. ہم سیاست کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ, اور ہم ورکنگ کلاس کے لوگ ہیں. ہمیں کہیں پہ جائیں نہ جائیں فرق نہیں پڑتا. پاکستان استحکام ہو, ہماری پارٹی لوگوں کو ڈیلیور کرے. ہم نواز شریف کے سپاہی ہیں, تو ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے کیا کیبنٹ ہے اور کیا کیبنٹ نہیں. یہ شاید ان کے لیے امپورٹنٹ ہوگا جو اب جیل بھرو تحریک سے ڈر کے پیچھے ہٹ رہے. کوئی کہہ رہا تھا پچھلے دنوں سوشل میڈیا میں, سگریٹ بھرو تحریک. تو آپ جتنے بھی تحریک چلائیں گے مگر بعد میں چند دنوں کے بعد آپ یو ٹرن لے لیتے ہیں. آپ آئیں, اگر آپ جیل جانا بھرنا چاہتے ہیں, تحریک چلانا چاہتے ہیں, تو ہم لوگ آفر کر سکتے ہیں کہ آپ کو کھانا 3 ٹائم کا چائے اور آپ کو اخبارات کی فیسلٹیز ہوگی. یہ تو آپ والنٹیئر کر رہے ہیں نا, ہم تو والنٹیئر نہیں کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہال ہاشمی صاحب, میرا نام ہے بینر سلیم, مجھے آپ کابینہ میں شامل کرا دیں, کیونکہ والنٹیرلی ہے نا, مجھے کرا دیں. میں بلکہ الٹا اپنے پلے سے پیسے دے دوں گی میں, ایٹ لیسٹ اور کچھ نہیں تو پروٹوکول تو انجوائے کر لوں نا. اگر اتنا ہی ایزی ہے, اگر اتنا ایزی اور اتنی کیجول ہے اور اتنی ہی چھوٹی چیز ہے یہ کہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا, تو آپ مجھے بنوا دینا سر, مجھے بنوا دیں. اعزازی طور پہ تنخواہ نہیں لوں گی, الٹا میں پیسے لگاؤں گی سر پارٹی پہ, حکومت میں پیسے لگاؤں گی, میں کنٹریبیوٹ کرتی ہوں سر. آپ ایک وائبرنٹ اینکر پرسن ہے, میڈیا پرسن ہے, آپ کا مقام بہت اعلیٰ ہے, اونچا ہے. اور اگر آپ یہ کبھی کسی لمحے یہ طے کر لیں کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے, پارلیمنٹ میں جانا ہے,
تو آپ کا بھائی آپ کی معاونت ضرور کرے گا، مگر آپ کی ابھی زیادہ ضرورت ہے میڈیا کو، کیونکہ آپ جتنی خوبصورتی سے پاکستان کے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں، جتنے آپ مجھے آپ کا جواب مل گیا ہے، نہ آپ نے بننا معاون خصوصی اور نہ آپ نے مجھے بننے دینا ہے، بس مجھے جواب مل گیا ہے۔ ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ تو بھائی ملتان کے حوالے سے ہمیں جو رپورٹس آ رہی ہیں وہاں پہ کافی گرما گرمی ہوئی ہے، اس حد تک گرما گرمی ہوئی ہے کیونکہ الیکشن کمیشن کے باہر جو ہے وہ پھڈا ہوا پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کا، اور پھر پولیس نے پاکستان تحریک انصاف کے 10 کارکنان کو اریسٹ کیا۔ وہاں پر عامر ڈوگر صاحب موجود تھے۔ عامر ڈوگر صاحب نے والنٹیرلی یعنی اپنی مرضی سے خود کہا کہ بھائی مجھے بھی ساتھ تھانے لے کر کے جائیں، میں اپنے 10 لوگوں کو اکیلے جانے نہیں دوں گا، اور یہ معاملہ اس لیے ہوا کیونکہ کاغذات نامزدگی انتخابات کے لیے وہاں پر جمع کرانے تھے۔ اس حوالے سے کیا مزید تفصیلات آ رہی ہیں وہ ہم شو میں شامل کریں گے۔ ایک چھوٹا سا بریک، ول بی بیک۔ بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عالیہ حمزہ، نہال ہاشمی صاحب میرے ساتھ موجود ہے۔ عالیہ حمزہ، ملتان سے پہلی والنٹیرلی گرفتاری وہ بھی عامر ڈوگر صاحب دے رہے ہیں، پولیس تردید کر رہی ہے، پولیس کہہ رہی ہے ہم نے عامر ڈوگر کو اریسٹ نہیں کیا، یہ خود آئے ہیں کیونکہ ان کے جو لوگ پھڈے میں انوالو تھے پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل این کے، ان کے ساتھ گرفتاری دینے یہ خود آئے ہیں کہ بھائی میں اپنے بندوں کو اکیلے گرفتار نہیں ہونے دوں گا۔ تو کیا جیل بھرو تحریک کا آغاز ہو چکا ہے؟ کیونکہ ہمیں یہ خبریں ہیں، اور یہ میں آپ کے ذریعے اس پلیٹ فارم سے ناظرین تک بھی پہنچا رہی ہوں ایکسکلوسیولی، کہ عمران خان صاحب نے اپنی جیل بھرو تحریک کا آغاز ویلنٹائنس کے بعد کرنا ہے، یعنی 14 فروری کے بعد جو ہے یہ سارا معاملہ ہونا ہے۔ لیکن لگتا ہے کہ آج سے کیا اس کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو گیا ہے عامر ڈوگر صاحب کے والنٹیرلی اریسٹ سے؟ بینش، سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں یہ کوئی والنٹیرلی اریسٹ نہیں تھا، دھنگا فساد کیا ہے نون لیگ کے لوگوں نے، اور اس کے بعد ایز آلویز جس طرح سے یہاں پر ہو رہا ہے ایک نگران حکومت جو صرف آئی ہے الیکشن کروانے، وہ الیکشن سے زیادہ یہاں پر اپوائنٹمنٹس، پوسٹنگز، ٹرانسفرز میں بزی ہے اور ہمارے خلاف کاروائیاں کرنے میں بزی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے ہمارے چیف وپ کو تشدد کا بھی نشانہ بنایا گیا اور انہیں پولیس نے گرفتار کیا ہے، اور اس کی مذمت ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب اسد عمر صاحب آلریڈی ٹویٹ کر چکے ہیں۔ تو اب پولیس اس کو ٹویسٹ دے یا جو مرضی کرے، لیکن انہوں نے پہلے نون لیگیوں نے پتھر مارے ہیں، یہ نامینیشن پیپر کے دوران ہوا ہے اور ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ یہ کوئی جیل بھرو تحریک جب شروع ہوگی تو اس کی پراپر اناؤنسمنٹ ہوگی۔ سب سے پہلے اب میں جو نہال ہاشمی صاحب کی بات کا جواب دے دوں، میری بڑی ان کے لیے بیسٹ وشز ہیں، بیکاز میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ جو لوگ اپنی پارٹی کے ساتھ آ کر سنسیئر ہوں، he is sincere with his party, he is sincere with his leadership. ایسے لوگ ڈیزرو کرتے ہیں کیبنٹ میں ہونا، ایک ورکر کا کیبنٹ میں ہونا، یہی جمہوریت کو اسٹرینتھن کرتا ہے۔ میرا اختلاف رائے ضرور ہوگا، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اپنی پارٹی کے لیے جیل میں بھی گئے ہیں اور بہت جس طرح سے انہوں نے ٹائم گزارا ہے یہ ایک ورکر ہی کر سکتا ہے۔ سو میرا بالکل مطلب میں اس کیس میں ایز اے ورکر ان کو سپورٹ کرتی ہوں، اختلاف رائے ہونے کے باوجود وہ میرا ان سے رہے گا۔ اور لیکن عالیہ مجھے یہ بتائیں کہ 14 فروری کے بعد عمران خان صاحب جیل جا رہے ہیں، والنٹیرلی خود سے جیل جا رہے ہیں، اور کیا وہ خیبر پختونخوا جا رہے ہیں تاکہ خیبر پختونخوا سے ان کا اریسٹ ہو؟ جی سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ہمارے سیاسی اختلاف ہوتے ہیں، ہمارے عوام کے لیے اختلاف ہوتے ہیں، لیکن ایز اے ورکر ہم اپنے ورکرز کو، کسی بھی پولیٹیکل ورکر کو رسپیکٹ دینا جانتے ہیں۔ دس از سم تھنگ کہ جو آؤٹ آف آل دس یہ ساری باتیں ہو رہی تھی اس میں تھا۔ اب آ جائیں پوائنٹ کی طرف۔ پہلی بات میں آپ کو بتا دوں، کچھ خبریں آپ کی غلط ثابت ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ڈیٹس دی ہیں، نہ اس کا ویلنٹائن سے کوئی تعلق ہے، نہ اس کا کسی اور چیز سے تعلق ہے، کیونکہ دس از کوائٹ اے سیریس میٹر۔ اب میں آ جاؤں، نہال ہاشمی صاحب نے باتیں کی اور مجھے اس چیز کے اوپر افسوس ہوا، کیونکہ لوگ جو جمہوریت کا نام لے کر اس ملک میں آئے ہو نا، ہمارے اوپر انہوں نے پہلے تو انہوں نے کہا جی ڈیلی میل سے معافی مانگی، بالکل نہیں، ڈیلی میل کے ساتھ سیٹلمنٹ ہوئی، اگر کوئی معافی تلافی ہوتی تو جرمانہ دیتا ڈیلی میل۔ پھر آ جائے بی بی سی نے کبھی معذرت نہیں کی، پینٹ ہاؤس پائریٹ کبھی معذرت نہیں کی۔ جس یو کے کی عدالت کا یہ مجھے ریفرنس دے رہے ہیں، میں
कोट करके बता सकती हूँ कि वहां सलमान शहबाज का केस था, इनके वजीर आजम का केस नहीं था। अब आ जाए बाकी चीजों की तरफ। जो इन्होंने कहा कि जी हमारे लोगों का जिस तरह से, मुझे बिल्कुल ये पसंद नहीं है। अगर फवाद चौधरी पे कोई करप्शन का केस होता ना, वो जेल जाता, तो हम कभी उसका साथ ना देते। अगर शानदाना गुलजार ने कोई गलती की होती, यानी उसकी सजा ये कि उसने एक टीवी बीपर दिया था, शहबाज गिल की सजा ये कि उसका टीवी बीपर हुआ था, आजम सवाती की सजा ये थी कि ट्वीट की थी उसने जिसके ऊपर उसकी फैमिली किस दुख दर्द से गुजरी है कि पूरी फैमिली को मुल्क छोड़कर जाना पड़ा है। या बाकी लोगों को आप देख ले, आप 10 महीने से इस हुकूमत के अंदर बैठे हैं, ले आते ना कोई करप्शन का केस। जिस तरह से आप लोगों के केसेस थे, जिस तरह से आप लोगों पे बात हो रही थी, दो चीजों को इक्वेट मत करें। उसके बाद आ जाए, मैं नहीं कहना चाहती क्योंकि बात यहां पर जब होती है ना, ये लोग जो बात करते हैं मतलब रोना धोना, मैं सिर्फ इतना कह दूं, इस पार्टी को ना सिर्फ इस एक बात पे डूब मरो तहरीक शुरू कर देनी चाहिए। इसलिए कि जो हमें ये बातें कर रहे हैं ना, सबसे पहले तो अपने लीडर को बुलाते, अपने लीडर और उसके बच्चों से ये सवाल पूछते कि यहां पर तुम्हारी मां के मरने के ऊपर तुमने उसकी जो मैयत है वो फेडिक्स कर दी थी, तुम गिरफ्तारी के डर से पाकिस्तान नहीं आ रहे। वहां पर वो बैठकर गवाल मंडेला यहां पर कहते हैं जब तक मुझे अदालत से रिलीफ नहीं मिलेगा, जब तक मुझे ये नहीं वादा किया जाएगा कि मुझे आकर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। या वो जो यहां से अपने वर्कर्स को यहां पर उन पे जुल्म सितम हो रहा था मुशर्रफ के दौर में, तो जद्दा डील करके ये कहकर चला गया था कि मुझे तो जेल में मच्छर काटते हैं। या उस गवाल मंडेला की मैं यहां पर बात करूं कि यहां पर पूरी इनकी ऑपोजिशन जो है या इनकी पार्टी की टॉप लीडरशिप उस वक्त मुकदमात भुगत रही थी और जेलों के अंदर थी, और यहाँ पर प्लेटलेट्स का बहाना, चमचों का बहाना करके वो जाकर वहां पर बैठ के आए। और निहाल हाशमी साहब, पहले आलिया हमजा ने आपकी तारीफ की और उसके बाद इन्होंने ऐसी तैसी फेर दी है नून लीग की। सोचने के बाद आ गया पॉइंट, मेरे सोचने के आ गया पॉइंट सर। ये इन लोगों की बात इसलिए है कि ये नहीं, ये सोचना ये चाहिए कि जब वो गवाल मंडेला आएगा ना, तो ये ना कहे कि उसके ऊपर आप लकीरें खींच के जो है आप उसके ये कहेंगे कि जी शेर आया। कोई शेर नहीं आया। पहले उस बुजदिली का यहाँ पर बताएं और फिर बताएं कि रोना धोना क्या होता है। हाँ, ठीक है, पूछने तो देना। ठीक है आलिया, बहुत हो गया, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है, आखिरी 1 मिनट। लोग रोते हैं ऑल राइट, जब उनको लिबास किया जाता है, बाइज्जत लोग रोते हैं जब वो अपनी छोटी छोटी बच्चियों को जेल में रुलते हुए देखते हैं, बाइज्जत लोग हैं क्योंकि उनको पता है उन्होंने करप्शन नहीं किया है। उनकी ये जो सारी चीजें ना, ये इस निजाम से टकराने की सजा, ओके पॉइंट आ गया। आई हैव टू क्लोज द शो आलिया। ऑलराइट, आई गॉट द पॉइंट। निहाल हाशमी साहब, आखिरी 1 मिनट ले लें। ये जो आलिया ने किया ना, ऐसी तैसी जो की है, आखिरी 1 मिनट वेरी क्विकली प्लीज सम अप कर दीजिए, अपना पॉइंट दे दीजिए प्लीज। देखिए, जो इन्होंने कहा ये इनके अंदर का खौफ है। इनको अगर सियासी कारकुन है, इनको डरना नहीं चाहिए, और अगर कोई जुर्म नहीं किया तो जेल से क्यों डरते हैं। अभी तो पार्टी शुरू नहीं हुई। जब पार्टी शुरू होगी, मुल्तान से अगर किसी ने वॉलंटियरली जेल दिया तो मैं समझता हूँ लाहौर से आलिया हमजा साहब भी बिस्मिल्लाह करें, इमरान खान साहब भी उनको बिस्मिल्लाह करेंगे, और जब ये हो जाएगा तो हम फिर देखेंगे कि क्या किया सकता है। इनको फिलहाल तो कहें कि वो पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात है, जो उसके हालात है, उसमें हर रोज एक नया प्रोपेगेंडा करके डाइवर्ट ना करे अपने ऊपर लगे हुए केस, वो खा आपकी फैमिली के हवाले से हो, खान साहब की, या उन केस की तब मैंने वो वाला केस हो जो तोशा खाने का केस हो, या बैड गवर्नेंस का केस हो, या गोगी का केस हो, या कोई भी केस हो। तो देखिए, आप अपना केस जाती लड़े, पाकिस्तान के 23 करोड़ लोगों को इन्वॉल्व ना करें। दे हैव नथिंग टू डू विथ योर केसेस। और मैं ये समझता हूँ कि ये 4 साल में पाकिस्तान को कुछ डिलीवर नहीं कर सके, रादर इन्होंने पाकिस्तान का बड़ा नुकसान कर दिया 5 सालों में और 4 सालों में, कि पता ही नहीं चला कि पाकिस्तान किस रुख पे जा रहा है। नौजवानों को बदतमीज कर दिया। हर रोज अल्फाज अपनी मायने खो चुके हैं इमरान खान साहब की वजह से। आ गया जी आपका पॉइंट, अल्फाज भी अपनी मानी खो चुके हैं। 4 साल परफॉर्मेंस निहाल हाशमी साहब ने समाप्त कर दिया। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। मेहमानों का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।